हेलो लर्नर्स एंड वेलकम बैक टू पंकज की कक्षा। आप सभी का स्वागत है मेरी कक्षा में। आई नो बहुत महीनों से, ऑलमोस्ट बहुत सारे दिनों से भी बोल सकते हो कि मेरे चैनल पे वीडियो नहीं आ रहा था। तो कुछ पर्सनल रीज़न के कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था और इनफैक्ट मेरे पास टाइम भी नहीं था। बट मैं वादा करता हूँ कि अभी से, आज के दिन से एटलीस्ट वीक पे 1 से 2 वीडियोस आप लोग के लिए मैं बनाऊँगा। तो आज हम लोग डायरेक्टली बीकॉम थर्ड सेमिस्टर को टारगेट करने वाले हैं। बीकॉम थर्ड सेमिस्टर में जो आप लोग का कौन सब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि है आप लोग का बिजनेस लॉ। ठीक है, आप लोग अगर कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी से है या फिर आप लोग कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, तो ये सब्जेक्ट आप लोग को कहीं ना कहीं तो मिला होगा ही, जो कि है आप लोग का बिजनेस लॉ। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बता देता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को इम्पॉर्टेंट नोट्स से रिलेटेड चीज़ें भी बताने वाला हूँ कि आप लोग को नोट्स कैसे एक्सेस करना है। अगर स्पेशली अगर आप लोग गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से बिलोंग कर रहे हैं, तो मेरा जो नोट्स है वो आप लोग के लिए एनफ है, मैं बोल सकता हूँ। उस नोट्स पे आप लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने नोट्स बनाया है, और वो भी हैंड रिटन नोट्स। अगर आप लोग वो मुझसे परचेज करना चाहते हैं, उसका प्राइस क्या रहेगा क्या नहीं, मैं ये सब चीज़ आप लोग को वीडियो में बताता रहूँगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली चले जाते हैं आज के इस वीडियो के टॉपिक को। ठीक है, जो कि है आप लोग का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, कोई भी टॉपिक समझने के पहले पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि इस जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक है इसका सिलेबस क्या है। ठीक है, आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हो कि ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872, इसका जो जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसको डिस्कस करने वाले हैं। ये एक पूरा सीरीज चलेगा। ठीक है, ये जो एक प्लेलिस्ट में बना के दे दूंगा, बिजनेस लॉ का प्लेलिस्ट। आज जैसे आप लोग का यूनिट 1 का पार्ट 1 है, उसके बाद यूनिट 1 का पार्ट 2 आएगा। ऐसे करते करते हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि एक शॉट में अगर मैं वीडियो बनाता हूँ तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स मुझे भी फेस करने पड़ते हैं और आप लोगों को भी समझने के लिए प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो धीरे धीरे डिफेंस करके चलेंगे, क्योंकि बीच बीच में कभी कभार बिजनेस लॉ का बाउंसर आता रहेगा। ठीक है, एनीवेज, तो देखो हम लोग का जो सिलेबस है, यहाँ पे पहला चीज़ ये है कि आप लोग को कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर उसके काइंड्स मतलब टाइप्स पढ़ना पड़ेगा। फिर आप लोग को एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना पड़ेगा। ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, कंसिडरेशन क्या होता है, फिर आप लोग का कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी क्या होता है, फ्री कॉन्सेंट क्या होता है, लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये जितने भी चीज़ आप लोग को दिख रहे हैं, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स, हर एक चीज़ में डिस्कस करूंगा, एक एक चीज़ करके। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके चीज़ों को समझेंगे सो दैट हम लोग को बर्डन ना लगे। ठीक है, तो देखो पहला चीज़ ये है कि ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ठीक है, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को समझने के पहले पहले हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझना पड़ेगा कि लॉ क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज लॉ। सिंपल टर्म में अगर हम लोग उसको हिंदी का ट्रांसलेशन करें तो लॉ का मतलब क्या होता है। लॉ मीन्स व्हाट, कानून। ठीक है, लॉ का मतलब कानून होता है। लेकिन अगर हम लोग सिंपल टर्म में उसको अगर एक आंसर के फॉर्म में लिखे तो हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा। देखो, द टर्म लॉ रेफर्स टू, ये नोट्स आप लोग को इजीली मिल जाएगा। ठीक है, कैसे क्या करना है मैं बताता रहूँगा, तो चिंता मत करिए, अभी बस आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। तो देखो क्या है, द टर्म लॉ रेफर्स टू रूल्स ऑफ कंडक्ट एनफोर्स्ड बाय द स्टेट टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी। ठीक है, समझ में आया। ब्रॉडली स्पीकिंग, law may be defined as the rules of conduct recognized and enforced by the state to control and regulate the conduct of people, to protect their property and contractual rights with a view to securing justice, peaceful living and social security। बाप रे बाप सर, इतना टफ। अरे रुको बाबा, मैं समझाता हूँ, सुनो। लॉ का मतलब हो गया कानून। अभी अगर सोचो कि अगर हमारे देश में, इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं, कि अगर कानून नहीं होगा, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होगा, तो क्या हम लोग देश को चला सकते हैं। द आंसर इज बिग नो। क्योंकि अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस, अगर कानून नहीं होगा तो हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होगा। सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अगर आप लोग एग्जाम्पल लीजिए कि दुर्गा पूजा आने वाला है। ठीक है, दुर्गा पूजा इसे फेस्टिवल आप लोग को पता है, उस समय हम लोग कुछ ना कुछ सामान खरीदते ही है नॉर्मल सेंस पे। ठीक है, अगर आप लोग दूसरे कल्चर के हैं, आप लोग कोई भी अपना कल्चर का एग्जाम्पल भी ले सकते हो। ठीक है, तो देखो दुर्गा पूजा आया है, तो आपने मान के चलो एक कपड़ा ऑर्डर किया है फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से, ठीक है, या फिर मिंत्रा से। वो प्रोडक्ट आपके घर में डिलीवर हुआ।
ठीक है, आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया, ये सब चीज़ तो आपको पता है। ऑर्डर जब आपके घर में आया तो क्या हुआ, वो डिफेक्टिव निकला। कपड़ा अगर आपने ऑर्डर किया है वो फटा हुआ आया, आपने मान के चलो ब्लैक कलर ऑर्डर किया, वो मैरून कलर का आ गया, तो डिफेक्टिव है। तो आपके पास लॉ के अगेंस्ट पे आप क्या कर सकते हो, उस कंपनी को उसको रिटर्न कर सकते हो, अगर रिटर्न पॉलिसी है तो। मान के चलो कि रिटर्न पॉलिसी है, फिर भी कंपनी उसको रिटर्न नहीं कर रहा है, मतलब वो रिटर्न बैक नहीं ले रहा है, ठीक है, या फिर आपको रिफंड भी नहीं दे रहा है, तो डायरेक्टली कौन सा लॉ हम लोग के पास है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, या फिर कंज्यूमर को प्रोटेक्शन देने के लिए एक लॉ बनाया गया है, जिसके तहत आप लोग कंज्यूमर कोर्ट पे जाके डायरेक्टली केस कर सकते हो, और उस केस में आप लोग ही विजेता होंगे नॉर्मल सेल्स पे, अगर आप लोग ने कोई भी गलती नहीं किया होगा तो, ठीक है। अगर रिटर्न पॉलिसी नहीं है तो आप लोग कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ये आप लोग का ही ड्यूटी था कि आपको देख के परचेज करना चाहिए था। लेकिन अगर मेंशन है कि वो रिटर्नेबल था, रिटर्न पॉलिसी के अंदर था, और अगर आप लोग ने रिटर्न किया और अगर वो कंपनी उसको नहीं ले रहा है, देन यू कैन डायरेक्टली मूव टू कंज्यूमर कोर्ट, राइट। तो ये एक लॉ हो गया। सिमिलरली जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, आप लोग कॉलेज में पढ़ रहे हो, मैं एज्यूम कर रहा हूँ ऑफकोर्स कॉलेज में पढ़ रहे हो, आप लोग कॉलेज में जा रहे हो, ट्रैफिक लाइट में जो रेड कलर होता है आप लोग रुक जाते हो। क्यों रुकते हो? क्योंकि एक लॉ बनाया गया है, इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर लिखा गया है ये सब चीज़ें, राइट। तो जिसके कारण आप उस रूल को फॉलो कर रहे हो। रेड मीन्स टू स्टॉप, ग्रीन मतलब जाना है, येलो मतलब थोड़ा रुकना है, थोड़ा देर बाद ग्रीन टर्न हो जाएगा, करेक्ट। आपको समझ में आया? तो यही चीज़ बोला जाता है कि अगर लॉ होगा, कानून होगा, तो हम लोग देश में पीस, हार्मोनी, या फिर जितने भी राइट्स हैं लोगों के, उसको प्रोटेक्ट कर पाएंगे। वरना आप लोगों ने कोलकाता का केस देखा है, दिल्ली का केस देखा है, राइट। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ये आसाम में जो ये ट्रेडिंग स्कैम चल रहा है उसका चीज़ भी आपको पता चलेगा, राइट। ये जो आसाम में ये जो हो रहा है उसको पॉन्जी स्कीम बोलते हैं, ठीक है। पॉन्जी स्कीम में क्या होता है, जैसे मान के चलो आसाम में जो ये ट्रेडिंग स्कैम हुआ है, क्या हुआ है देखो, एक इंसान आया, उसने बोला कि मुझे आपका पैसा दो, मैं आपका पैसा को 30% रिटर्न करके आपको 2 महीने में दे दूंगा, जो आपके ये आसाम में जो ये हो रहा है, ठीक है। तो अभी बात ये है कि वो 30% ला कैसे रहा है, वो ट्रेडिंग में लगा रहा है, स्टॉक मार्केट में लगा रहा है, वहाँ पे हाई रिस्क भी होता है, तो उनको वो कैसे रिटर्न कर रहा था, राइट। लोग तो बेवकूफ़ नहीं है, उनको भी पैसा मिला होगा, इसीलिए उन लोगों ने लगाया है। तो पॉन्जी स्कीम क्या करता है, सपोज मान के चलो एक पार्टी है ए, एज्यूम करो कि एक पार्टी है ए, और वो बी से पैसा लिया उसने, ठीक है। फिर ए को बी को तो रिटर्न करना पड़ेगा ना कुछ पैसे, राइट। 30% हो, 20% हो, जितना हो। सपोज मान के चलो बी का प्रॉफिट देख के सी भी ज्वाइन होता है, डी भी ज्वाइन होता है। पॉन्जी स्कीम के तहत ये ट्रेडिंग स्कैम जो चल रहा था, उन्होंने क्या किया, सी का पैसा बी को दे दिया, डी का पैसा सी को दे दिया, तो एक लूप में फंस गए। तो ये लूप कभी ना कभी तो टूटेगा, कभी ना कभी नए लोग तो नहीं जुड़ेंगे, राइट। उस समय वो लोग अपना बोरिया बिस्तर बांध के बाहर चले जाते हैं, राइट। यही चीज़ होता है। तो बीइंग ए कॉमर्स स्टूडेंट आप लोग को ये सब चीज़ पता होना चाहिए, तो इसलिए मैंने बताया। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। इस यूनिट के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये चीज़ अगर आप लोग नहीं समझोगे तो आप लोग ये आगे ही नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और बिजनेस लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है सेक्शंस। सेक्शंस को याद करना है। अभी सेक्शंस को याद करने के लिए ये जो मैंने ट्रिक लाया है ना, आप लोग को मज़ा आ जाएगा, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो पहले ये जो टॉपिक है ना बहुत मज़ेदार है, ठीक है। बिजनेस लॉ को लोगों को क्यों टफ लगता है मुझे नहीं पता, बहुत मज़ेदार है, तो हम लोग समझेंगे इस चीज़ को, ठीक है। और पढ़ाने का काम मेरा है, समझने का काम आपका है, तो आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। वीडियो के एंड में मैं आप लोग को एक होमवर्क भी दूंगा आज, वो बहुत मज़ेदार होने वाला है, तो बने रहिए, ठीक है। तो देखो पहला चीज़ है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया था आप लोग का 1872 में, मतलब ये एक्ट जो है इनेक्टेड ऑन कब हुआ था, अप्रैल 25, 1872। याद रहेगा कितना है, इनेक्टेड कब हुआ था, ये हुआ था आप लोग का अप्रैल 25, 1872 में। फिर ये केम इनटू इफेक्ट कब आया था, सितंबर 1, 1872। ये एक मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, हमारे टाइम में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब केम इनटू इफेक्ट हुआ था, कब इफेक्ट पे आया था, सितंबर 1, 1872। इज दैट क्लियर? आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। इसके बाद ये होता है, और एक चीज़ आप लोग को याद रखना है, ये जो एक्ट है, द एक्ट वॉज ड्राफ्टेड बाय द थर्ड इंडियन लॉ कमीशन। ये भी एक मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। चेयर्ड बाय, मतलब चेयरमैन कौन थे तब,
बाय सर जेम्स फिट्स जेम्स स्टेपहेन इन 1861। ठीक है, नाम थोड़ा टफ है इनका, नाम पता नहीं कैसे रखते हैं, जो भी है ये याद रख लेना, कौन चेयरमैन थे तब, तो ये इनका नाम याद रख लेना, सर जेम्स। ठीक है, सिंपल टर्म में मैं बोल रहा हूँ। अभी बात यह है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, व्हाट इज ए कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो पहले उसको समझते हैं, तो डायरेक्टली हम लोग नोट्स पे जाते हैं। ठीक है, तो देखो नोट्स में लिखा है कि ए कॉन्ट्रैक्ट इज ए लीगली एनफोर्सेबल एग्रीमेंट मेड बिटवीन टू और मोर पार्टीज। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए दो से ज्यादा लोग चाहिए। ठीक है, करेक्ट। इट इन्वॉल्व्स एन एग्रीमेंट टू डू समथिंग और टू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। इसका मतलब है कुछ करने के लिए ही, कुछ काम के लिए, कुछ एक्टिविटी करने के लिए हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, राइट। फिर इसका सेक्शन क्या है, सेक्शन 2H। इसको कैसे याद रखना है मैं बताऊंगा, रुक जाओ अभी। सेक्शन 2H के तहत इसका डेफिनेशन क्या है, मैंने जब मेरा नोट्स बनाया, मैंने आप लोग का सेक्शन के हिसाब से भी नोट्स दिया है। आपको अगर वो याद नहीं रहता है तो आप लोग ऊपर वाला ये जो मैंने पैराग्राफ लिखा है, ए कॉन्ट्रैक्ट इज ए लीगली एनफोर्सेबल एग्रीमेंट, ये वाला भी लिख सकते हो, दोनों में ही मार्क्स मिलेगा, बट ट्राई करना कि सेक्शंस लिखने का। ठीक है, तो एज पर सेक्शन क्या हुआ देखो, सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइंस कॉन्ट्रैक्ट एज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। इसका मतलब क्या है, सुनो, कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए दो चीज चाहिए। पहला चीज है एग्रीमेंट, सेकेंड चीज है एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ या फिर एनफोर्सेबल बाय लॉ। इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट में दो चीज आता है, तो सेक्शन क्या हो गया, सेक्शन 2। तो दो चीजें हैं तो क्या होगा, दो हीरोज है, ऐसे आप लोग याद रख सकते हो। तो सेक्शन क्या हो गया, 2H, टू हीरोज, दो हीरो है जो हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट को चला रहा है। पहला चीज क्या है, एक है एग्रीमेंट और एक होता है एनफोर्सेबिलिटी एट लॉ या फिर एनफोर्सेबल बाय लॉ भी बोल सकते हो उसको। ठीक है, अभी ये जो एनफोर्सेबल बाय लॉ क्या होता है सर, ये एग्रीमेंट क्या होता है, ये समझने के पहले हम लोग थोड़ा सा पीछे आएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, आप लोग को दिख रहा होगा। पहले क्वेश्चन नंबर 1 था लॉ, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, वही चीज को अभी हम लोग समझने वाले हैं कि कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, कुछ टर्म्स है जो अभी हम लोग समझने वाले हैं। तो 2 में हम लोगों का बेसिक टर्मिनोलॉजीज है, जो चीज हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग को समझने के लिए हेल्प करेगा। तो देखो पहला चीज क्या है, पहला टर्मिनोलॉजी है प्रपोजल, सेकेंड टर्मिनोलॉजी है एक्सेप्टेंस, फिर थर्ड है हम लोग का एग्रीमेंट, जो हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट के मीनिंग में भी हम लोग ने समझा था कि क्या है, कि एग्रीमेंट का मतलब समझना पड़ेगा, क्योंकि एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ जो होता है, जो चीजें, उसको कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। ठीक है, करेक्ट। तो पहले देखो प्रपोजल, सिंपल एग्जांपल लो, सुनो। आपका कोई क्रश है, ठीक है, आप लोग के एग्जाम्पल, आप लोग के जनरेशन के हिसाब से मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान के चलो आपका कॉलेज में आपका कोई क्रश है, ठीक है, या फिर कोई भी दूसरा कॉलेज में भी क्रश हो ही सकता है, नॉर्मल है वो चीज़। सपोज आपको कोई पसंद आया है। अभी अगर आप लोग हर दिन हनुमान मंदिर, शिव मंदिर में जाके प्रे करते रहोगे, तो क्या वो आप लोग के साथ प्यार करेगी आपको, या फिर आपकी दोस्त बनेगी? नहीं बनेगी ना। ऐसा तो कभी नहीं होता है। फिल्म में होता है ऐसा कि आपने मंदिर में प्रे किया, फिर कुछ चमत्कार हो गया, फिर उसने ही आके आपसे बात कर लिया। ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। तो सिमिलरली कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए पहले ऑफर करना पड़ता है या फिर प्रपोजल देना पड़ता है। जैसे बात करोगे तो पहले प्रपोजल दोगे ना, प्रपोज करोगे कि मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ, ठीक है, मुझे तुम बहुत पसंद हो, या फिर मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, ठीक है, डोमिनो स्विगी से तुम्हारे लिए ऑर्डर करूंगा, लेकिन खुद का पैसा जो डेली रिचार्ज होता है इंटरनेट पे, वो दोस्त से उधारी में करवाते हैं ये लोग। तो एनीवेज, जो भी बात होता है, तो पहला चीज होता है प्रपोजल। तो प्रपोजल सबसे पहले आता है। इज दैट क्लियर? तो प्रपोजल का मतलब क्या होता है पहले ये समझना पड़ेगा। तो देखो मैंने सिंपल टर्म्स में प्रपोजल का मीनिंग लिखा है यहाँ पे। तो देखो क्या होता है, प्रपोजल का मीनिंग क्या है। प्रपोजल इज when one person shows their willingness to do or not to do something with the intention of getting the other person's agreement। इसका मतलब क्या है, जब हम लोग कोई एक चीज को कोई चीज ऑफर करते हैं, ठीक है, उसको ही प्रपोजल या फिर ऑफर बोला जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, मैंने सिंपल तुम लोग के लिए इजी एग्जांपल बनाया है। तो देखो यहाँ पे लिखा भी है, थिंक ऑफ दिस इन मॉडर्न टर्म्स, ठीक है। Imagine you are browsing Instagram and you see someone offering a PS5 मतलब PlayStation
वीडियो गेम पकड़ लो, लड़कियों लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ, आप लोग को पता नहीं होगा, लड़कों लोगों को ये चीज़ पता है, ठीक है। फॉर 40,000 इन ए स्टोरी, मतलब इंस्टाग्राम स्टोरी में कोई अपना पुराना प्ले स्टेशन जो है वो आपको 40,000 में ऑफर कर रहा है। दे आर मेकिंग ए प्रपोजल, मीनिंग दे आर रेडी टू सेल द PS5 इफ यू एग्री टू बाई इट, जस्ट लाइक दैट इन लीगल टर्म्स। ठीक है, ये तो सिंपल हो गया। क्या है कि इंस्टाग्राम में किसी ने स्टोरी डाला कि मैं अपना प्ले स्टेशन बेचना चाहता हूँ, स्टोरी डाला, आपने उसको देखा, अगर आपने उसको रेस्पॉन्ड कर दिया कि मैं खरीदना चाहता हूँ, तो आपने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर दिया, राइट। तो प्रपोजल समझ में आया, एक्सेप्टेंस भी समझ में आया। तो देखो पहले प्रपोजल को और क्लियर करते हैं कि एक लीगल टर्म में, ऐसा डेफिनेशन तो आंसर में लिखेंगे तो नहीं चलेगा ना, तो लीगल टर्म में हम लोग क्या एग्जांपल लिख सकते हैं। तो देखो क्या लिखेंगे कि इन लीगल टर्म्स व्हेन वन पर्सन इज रेडी टू मेक एन ऑफर एंड एक्सपेक्ट्स योर एक्सेप्टेंस, इट इज कॉल्ड ए प्रपोजल। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इन द लीगल डेफिनेशन इफ आई मतलब एक पर्सन जिसका नाम क्या है ए, ऑफर टू सेल माई बाइक टू यू, अगर मैं एक पर्सन हूं जिसका नाम पंकज है बट मैंने ए रखा है मेरा नाम, अगर मैं आप लोग को मेरा बाइक बेचना चाहता हूं, और आप कौन सा है पर्सन, आपका पर्सन का नाम मैंने रखा है बी, फॉर ₹50,000 आई एम मेकिंग ए प्रपोजल। इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं अपना बाइक आपको बेचना चाहता हूं और मैंने ऑफर रखा कि 50,000 में मैं अपना बाइक को बेचूंगा, तो वो चीज़ क्या हो गया, वो उस चीज़ को क्या बोलेंगे, प्रपोजल बोलेंगे। क्लियर हो गया? आई होप आपको प्रपोजल का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अभी आगे बढ़ते हैं कि एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है। सेक्शंस बाद में, सेक्शंस को मैं समझाऊंगा, चिंता मत करो। तो एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है, देखो कि when the person receiving the proposal agrees to the offer, we call it acceptance। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी कोई भी ऑफर किसी ने दिया, प्रपोजल दिया है, आपने अपने क्रश को प्रपोजल किया, अगर उन्होंने आपके दोस्ती का ये जो ऑफर है एक्सेप्ट कर दिया, तो उसको एक्सेप्टेंस बोलेंगे। सिमिलरली हम लोग इंस्टाग्राम वाले एग्जाम्पल को ही रखते हैं। अगर हम लोग ने इंस्टाग्राम स्टोरी में बोला था कि वो प्ले स्टेशन हम लोग 40,000 में बेचेंगे, उस स्टोरी को देखने के बाद आपने उनको मैसेज किया, डीएम किया, डायरेक्टली मैसेज किया कि मुझे वो खरीदना है, तो आपने उस ऑफर को क्या कर दिया, एक्सेप्टेंस कर दिया। इज दैट क्लियर? तो देखो मैंने क्या लिखा है, इफ यू मैसेज दिस सेलर, जो इंस्टाग्राम स्टोरी आपने देखा है, आई एग्री टू बाय द PS5 फॉर ₹40,000, यू हैव एक्सेप्टेड द प्रपोजल, नाउ द सेलर बिकम्स द प्रोमिसर। जो इंसान बेच रहा है उसको प्रोमिसर बोलते हैं। दिमाग में घोल के पी जाओ ये चीज, प्रोमिसर। एंड यू आर दी प्रोमिसी, क्योंकि आपने प्रॉमिस किया है कि आप ये खरीदोगे, मैसेज किया है आपने, तो प्रोमिसी। जैसे व्हाट्सएप में अगर आप लोग ने किसी को बोल दिया कि राइट मैं आपके साथ जिंदगी भर रहना चाहता हूँ, जिंदगी भर साथ में जाएंगे, कभी कैफे में जाएंगे, वो जाएंगे, तो वो आपने उस ऑफर, जो किसी ने अगर ऑफर किया होगा, तो उसको आपने एक्सेप्ट कर दिया है, आप फंस गए अभी। ठीक है, तो प्रोमिसर, प्रोमिसी, करेक्ट। वंस द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड, ठीक है, जब ये जो प्रपोजल है एक्सेप्ट हो जाता है, ये क्या बन जाता है, इट टर्न्स टू प्रॉमिस। क्या बन जाता है, इट टर्न्स टू प्रॉमिस। ठीक है, तो अगर हम लोग लीगल वाला एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, हम लोग नॉर्मल एग्जांपल भी लेंगे, लीगल वाला एग्जांपल भी लेंगे। तो लीगल के एग्जांपल पे क्या होगा, देखो, इफ पर्सन बी सेज यस आई विल बाय योर बाइक फॉर ₹50,000, पर्सन बी हैज एक्सेप्टेड पर्सन ए's प्रपोजल मेकिंग इट ए प्रॉमिस। सिंपल एग्जांपल, मैं पर्सन ए था, आप पर्सन बी थे, भूलना मत, मैं पर्सन ए था, आप पर्सन बी थे, मैंने अपना बाइक बेचने के लिए आपको ऑफर किया था। जब आप पर्सन बी हो, आपने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर दिया, तो ये एक प्रॉमिस बन जाता है। मैंने क्या किया, अपना बाइक को बेचा, तो मैं बन गया प्रॉमिसर, आप बन गए प्रॉमिसी। इज दैट क्लियर? आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया थोड़ा पीछे जाओ, फिर से इस वीडियो को देखो, आप लोग को क्लियर हो जाएगा। आई डोंट थिंक सो इससे आसान वे से आपको कोई और समझा पाएगा। ठीक है, बहुत कष्ट करके ये सब आप लोग के लिए थोड़ा फनी एग्जांपल में रखता हूँ। एनीवेज, ये दो टर्म क्लियर हो गया आप लोगों का। तो देखो, प्रॉमिस जो होता है ना, उसका ना अगर आप लोग लीगल डेफिनेशन, ठीक है, एज पर लॉ इसका क्या डेफिनेशन है, आप लोग उसको भी लिख सकते हो।
ठीक है। तो प्रॉमिस का डेफिनेशन जो होता है वो क्या है, देखो एज पर सेक्शन हम लोग बाद में पढ़ेंगे। व्हेन द पर्सन, तो देखो डेफिनेशन क्या है, व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. Proposal when accepted becomes a promise. ये as per sections लिखा गया है। आप लोग अगर सेक्शन मेंशन नहीं करते हो तो आप लोग नॉर्मली इस चीज को भी लिख सकते हो जैसे मैंने समझाया है एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, दो टर्म क्लियर हो गया आप लोगों का। अभी आते हैं नेक्स्ट टर्म पे जो कि है आप लोगों का क्या है, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखो, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। ठीक है, इन सिंपल वर्ड एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। जब हम लोग ऑफर को एक्सेप्टेंस के साथ जोड़ देते हैं वो क्या बन जाता है, वो हम लोगों का एग्रीमेंट बन जाता है। ठीक है, या फिर सिंपल एग्जांपल अगर लेते हैं, एन एग्रीमेंट हैपेंस व्हेन ए प्रपोजल इज एक्सेप्टेड। इन सिंपल टर्म्स एन एग्रीमेंट इज इक्वल टू प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सेम एग्जांपल लगते हैं, ठीक है, एक ही एग्जांपल में सब खत्म कर देंगे। तो देखो कि आप क्या कर रहे थे, आपने इंस्टाग्राम स्टोरी में देखा, आपने उसको मैसेज किया, दोनों ने एक्सेप्ट कर दिया तो वो प्रॉमिस बन गया था। तो देखो क्या है, इफ यू बोथ एग्री ऑन द PS5 डील थ्रू इंस्टाग्राम मैसेजेस, you have just made an agreement. The seller is going to sell the PS5 for rupees 40,000 and you have agreed to pay that amount. This mutual understanding creates an agreement. Is that clear? I hope आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग लीगल एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, लीगली अगर हम लोग जैसे आंसर में जो हम लोग लिखेंगे उसका एग्जाम्पल आप क्या लिख सकते हो, देखो ए प्रोपोजेस टू सेल द बाइक, ठीक है, ए कौन हूं मैं, एंड पर्सन बी एक्सेप्टेड, मतलब आप पर्सन बी थे, आपने उसको एक्सेप्ट किया। दे नाउ हैव एन एग्रीमेंट वेयर बोथ पार्टीज हैव ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है, मुझे बाइक को बेचना पड़ेगा और आपको पैसा देना पड़ेगा, यही हम लोग का दोनों का ऑब्लिगेशंस है। इज दैट क्लियर? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अभी डायरेक्टली हम लोग ने ये सब चीज समझ लिया, राइट, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ लिया। अभी डायरेक्टली चलो हम लोग के क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग ने देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या था, राइट। कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग ये हम लोग का हो गया। कॉन्ट्रैक्ट के मीनिंग में दो चीज था, क्या क्या होना चाहिए, दो हीरोज थे, क्या क्या थे, सेक्शन नंबर 2, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में दो चीजें होते हैं, एग्रीमेंट प्लस क्या होता है, एनफोर्सिबिलिटी एट लॉ। एग्रीमेंट का मतलब क्या है मैंने ऑलरेडी समझा दिया अभी आप लोग को। अभी एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ जो होता है, एनफोर्सेबल एट लॉ भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, ये चीज को समझेंगे। तो देखो एग्रीमेंट यहाँ पे मैंने और एक डेफिनेशन दिया है, आप लोग अगर चाहते हो तो इसको भी लिख सकते हो। देखो क्या है, दिस हैपेंस व्हेन वन पार्टी मेक्स एन ऑफर, करेक्ट, एंड द अदर पार्टी एक्सेप्ट्स इट। इट रिक्वायर्स एटलीस्ट 2 पार्टीज हु एग्री ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। सेम सेंस पे होना चाहिए, ठीक है। फिर उसको मैंने लीगल टर्म में भी लिखा है, आप लोग कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हो, एज पर सेक्शन भी लिख सकते हो, अपने हिसाब भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी सबसे मजेदार, ठीक है, सबसे मजेदार टॉपिक, ठीक है, जो क्या है, एनफोर्सिबिलिटी एट लॉ। इसका मतलब क्या है, देखो, फॉर एन एग्रीमेंट टू बिकम ए कॉन्ट्रैक्ट इट मस्ट क्रिएट ए लीगल ऑब्लिगेशन। दिस मीन्स द एग्रीमेंट मस्ट बी इंटेंडेड टू बी लीगली बाइंडिंग, not just a social or casual understanding. So every contract is an agreement but not every agreement is a contract. ये क्वेश्चंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आने वाला ही है, ठीक है। ये क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। तो अभी समझ लो, ओनली दोस एग्रीमेंट्स दैट कैन बी एनफोर्स्ड बाय लॉ आर कंसिडर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। इसको समझाने के लिए ना मेरे पास मजेदार एग्जांपल है, सुनो। आप लोग को मैंने बहुत सारी चीजें समझाया है, अभी एक एक चीज को रिलेट करना, ठीक है, अच्छे से समझो। एक एग्जांपल लेते हैं, ए गिव्स ऑफर टू बी टू गिव 50,000 इफ बी किल्स सी। ठीक है, मैं एग्जांपल रखता हूं सिंपल, ठीक है। ए गिव्स ऑफर टू बी, मैंने क्या रखा ऑफर बी को। सपोज मैं हूं पर्सन ए, मैंने तुमको ऑफर दिया 50,000 का अगर तुमने
सी को किल कर दिया, ठीक है। सपोज हमारा एग्जाम्पल क्या है, ठीक है, सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं, मेरा कोई दुश्मन है, ठीक है, ऐसा तो कोई नहीं है बट एज्यूम कर रहा हूँ सी नाम का कोई एक दुश्मन है, ठीक है। सी नाम से बहुत सारे लोग भी है, बहुत सारे लोग भी है मेरे ज़िंदगी में, बट ऐसे ही समझो, इसलिए मैंने सी रखा है कि सी नाम का कोई है या फिर सी है, पार्टी सी है, जो आप लोग समझ रहे हो वही है। तो उस इंसान को मैं मारना चाहता हूँ, ठीक है। उस मारने के लिए मैंने आपको ऑफर दिया 50,000 का कि तुम जाके सी को मार दो, गोली मार के उड़ा दो। बहुत बोलता है, बहुत मेरे बारे में बैक पिचिंग करता है, उसको गोली मारो और खत्म करो, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल पर्पस, ठीक है। फिर तुम लोग को मैंने प्रोटेक्शन सिखा दिया, तुम लोग जाके कोर्ट में केस कर दोगे एनीवेज। तो देखो क्या है, तो एग्जाम्पल क्या हुआ, ए मतलब मैं, गिव्स ऑफर टू बी मतलब तुमको, इसका टू गिव 50,000 इफ बी किल सी। मैंने एग्रीमेंट क्या किया कि अगर तुम सी को किल कर दोगे मेरे लिए, मैं तुमको 50,000 रुपये दूंगा, ठीक है, करेक्ट। तुम तो हो पैसे के भूखे, तुमने बोला सर हो जाएगा, मारना ही तो है, मार देंगे सर, मैं बहुत चालू हूँ सर, गोली मार दूंगा, चाकू घुसा दूंगा, बहुत सारा क्राइम पेट्रोल देखा है, मार दूंगा सर। तो बी एक्सेप्टेड द प्रपोजल ऑफ ए, करेक्ट। तुम बी हो, तुमने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर दिया है। जब एक्सेप्टेंस हो जाता है तो एग्रीमेंट हो जाता है, करेक्ट। ये मैंने बताया था थोड़ा देर पहले, ऑफर मैंने दिया प्लस एक्सेप्टेंस तुमने एक्सेप्ट किया, क्या बन गया, एग्रीमेंट। बढ़िया सर, ये तो मजेदार है सर, एग्रीमेंट बन गया है। अभी तुम हो डरपोक, पैसे के भूख के लिए तुमने बोल दिया, क्योंकि रात को जब मैंने मैसेज किया तुम्हारे पास पैसा नहीं था सर, 50,000 मिलेगा बोल के तुमने पैसे के लालच के लिए तुमने हाँ बोल दिया, लेकिन हो तो तुम डरपोक, तुम मार नहीं पाए। नाउ इफ बी डज नॉट किल सी, तुमने सी को नहीं मारा, तो क्या मैं कोर्ट में जाके केस कर सकता हूं? आंसर इज नो। ए कैनॉट स्यू, SUE, स्यू बी फॉर ब्रेकिंग एग्रीमेंट। एग्रीमेंट ब्रेक करने के लिए मैं तुम्हारे अगेंस्ट कोई लीगल चार्जेस नहीं ले सकता हूं, क्योंकि किसी को मारना जो होता है वो लीगली बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। किसी को मारने के लिए ये सब चीज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं आता है। हाँ, एग्रीमेंट आएगा, कॉन्ट्रैक्ट में दो चीज आता है, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ। मतलब कानून की नजर में ये एक लीगल एग्रीमेंट होना चाहिए। किसी को मारना लीगल तो नहीं है ना, मिर्जापुर तो नहीं है ये, ठीक है। तो यही चीज होता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए पहला एग्रीमेंट होना चाहिए और साथ ही एनफोर्सेबल बाय लॉ या फिर एनफोर्सेबल एट लॉ होना चाहिए। आई होप आप लोग को अभी समझ में आ गया होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू व्हाट, क्या होता है, एक्सेप्टेड प्रपोजल, जिसको क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट भी बोल सकते हो, प्लस एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ या फिर एनफोर्सेबल एट लॉ भी बोल सकते हो। इज दैट क्लियर? इससे आसान वे में आई डोंट थिंक सो मैं समझा पाऊंगा, ये मेरा बेस्ट फॉर्म है, ठीक है, ठीक है। तो देखो अभी बात ये है कि सर सब चीज़ तो समझा दिया, अभी सेक्शन कैसे याद रखे सर, ये सब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, आपने बोला कि सर कॉन्ट्रैक्ट में दो हीरो होता है, हाँ सर, एक एग्रीमेंट और एक होता है एनफोर्सेबल बाय लॉ, ये तो याद हो गया सेक्शन 2 सेक्शन 8। सर अभी बाकी चीज़ कैसे याद रखें? तो देखो इसके लिए मैंने आप लोग के लिए सुंदर सा ग्राफ बनाया है, सुनो अच्छे से। हेडिंग क्या है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शंस। देखो सेम एग्जांपल रखते हैं, ए था और बी था। ए ने क्या किया, बी को ऑफर दिया, जैसे तुमने अपने क्रश को ऑफर दिया था, जैसे एग्जांपल रखा था, ऑफर को क्या बोल सकते हैं, प्रपोजल भी बोल सकते हैं, राइट। तो ए ने बी को पहले क्या किया, ऑफर दिया या फिर प्रपोजल दिया, तो ये सबसे पहला चीज होता है, राइट। तो देखो अगर बी ने उसको एक्सेप्ट कर दिया तो वो क्या बन जाता है, प्रॉमिस, ठीक है। ये पहले ग्राफ को समझते हैं फिर सेक्शन में जाएंगे। ये बन जाता है प्रॉमिस। अभी प्रॉमिस तो ऐसा नहीं होगा ना, इन रिटर्न तो कुछ देना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर प्ले स्टेशन वाला एग्जांपल लेते हैं, तो आपको आपका ऑब्लिगेशन क्या है या फिर कंसिडरेशन क्या है, आपको उस इंस्टाग्राम यूजर को 40,000 रुपये देना पड़ेगा, राइट। तो वो होता है कंसिडरेशन। तो देखो प्रॉमिस बन गया, जब ए ने बी को ऑफर दिया, अगर वो बी ए को एक्सेप्ट कर लेता है, देखो एरो का मार्क अच्छे से समझो, तो अगर वो एक्सेप्ट कर देता है वो बन जाता है प्रॉमिस, ठीक है। तो अगर ए ने बी को प्रॉमिस एक्सेप्ट, मतलब प्रॉमिस अगर हो गया है तो बी को कुछ देना पड़ेगा ना। ए तो बी को बस सामान ही देगा, कंसिडरेशन में उसको सामान देना है, और बी को इन रिटर्न क्या देना पड़ेगा, पैसा, करेक्ट। ए कौन था, इंस्टाग्राम यूजर रहेगा प्रॉमिसर, और आपने प्रॉमिस किया है तो आप बन जाओगे प्रॉमिसी, करेक्ट।
ये बन गया कंसीडरेशन, करेक्ट। जब ये कंसीडरेशन उसने दे दिया तो वो दोनों क्या बन गए, एग्रीमेंट के अंदर आ गए। सपोज मान के चलो ए ने बोला बी को कि तुम मेरा प्ले स्टेशन खरीद लो, जब बी ने बोला हाँ मैं खरीद लूंगा, तो दोनों एग्रीमेंट में आ गए। प्रॉमिस जब एक्सेप्ट हो जाता है वो एग्रीमेंट बन जाता है। इज दैट करेक्ट? सिंपल। एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ क्या था, दो हीरोज थे हमारे, वो कहां पे आते हैं, सेक्शन नंबर 2 सेक्शन नंबर H, मतलब सबसेक्शन H, करेक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन क्या है, सेक्शन 2 सबसेक्शन H। अभी ऊपर चलते हैं। सबसे पहले प्रपोज करेंगे तो प्रपोजल या फिर ऑफर का सेक्शन क्या हो जाएगा, 2A। सर मजा आ रहा है सर, पहले तो हाँ सर पहले तो ऑफर आता है तो 2A ही होगा, चलो बढ़िया। प्रॉमिस, सेकंड स्टेप क्या है, प्रॉमिस, तो प्रॉमिस बन जाएगा सेक्शन 2 सबसेक्शन B, 2B, करेक्ट। उसके बाद ये जो प्रोमिसर है और प्रोमिसी है, ये दो पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं, वो दोनों प्रोमिसी या फिर प्रोमिसर पकड़ो, दोनों ही सबसेक्शन कहां पे आते, सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन C, ठीक है। तो सर डी कौन सा होगा, एग्रीमेंट होगा क्या, नहीं, कंसीडरेशन भी तो है ना, तो कंसीडरेशन हो जाएगा हम लोग का सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन नंबर D, 2 का D। सर बढ़िया लग रहा है, ये तो सीरियसली जा रहा है। तो सर मुझे पता है सर, मैं ये बताऊंगा, क्या बोलो सर, एग्रीमेंट तो सेक्शन 2E होगा, बढ़िया। तो सेक्शन ये जो 2E होता है वो एग्रीमेंट का सेक्शन बन गया। आपका एनफोर्सेबल बाय लॉ जो है उसका कोई सेक्शन नहीं है, और कॉन्ट्रैक्ट का तो हम लोग ने समझा ही था, दो हीरो रहते हैं जो कि होता है कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन क्या हो गया, 2 और H, इसमें दो हीरो होते हैं, एग्रीमेंट और एनफोर्सेबल बाय लॉ। आई नो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, मैंने सोचा था कि 20 मिनट में खत्म करूंगा लेकिन थोड़ा लंबा हो गया, बट आई होप आप लोग को एक ब्रीफ आइडिया मिल गया होगा ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। तो आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, सुनो अच्छे से। आपको एक मजेदार क्या करना है, एक एग्जाम्पल कमेंट सेक्शन पे लिखना है कि जो चीज कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता लेकिन एग्रीमेंट बन सकता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था ना ये चाकू मारने का, सिमिलरली आप मजेदार एग्जाम्पल दो, मेरा नाम डालो, किसी का भी नाम डालो, मजेदार होना चाहिए। जो एग्रीमेंट है, अच्छे से सुनो, एग्रीमेंट है लेकिन एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, ठीक है। जिसका भी कमेंट मजेदार होगा मैं उसको पिन कमेंट में डालूंगा, और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप जो है या फिर टेलीग्राम चैनल है वहां पे भी उसको पोस्ट करूंगा। तो इससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग ने कितना चीजों को समझा है। और एक बात, आप लोग को नोट्स के लिए क्या करना है मैं बता देता हूँ। नोट्स के लिए आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म मिलेगा, आप लोग उस चीज़ को फिल कर सकते हैं। एग्जाम के पहले पहले आप लोग को नोट्स मिल जाएगा, नोट्स बन रहा है, ठीक है। सेशनल्स के पहले मैं नहीं बोल सकता हूँ कि आप लोग को मिलेगा, लेकिन फाइनल्स के पहले मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ आप लोग को मिलेगा। क्या चीज़ का नोट्स, बिजनेस स्टेटिस्टिक्स का नोट मिलेगा, आप लोग को बिजनेस लॉ का मिलेगा, एंटरप्रेन्योरशिप का मिलेगा, फिनेंशियल अकाउंटिंग जो कि है एडवांस फिनेंशियल अकाउंटिंग उसका भी नोट्स मिलेगा। और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि बाकी मेजर के जो सब्जेक्ट है, बैंकिंग हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, फिर आप लोग का न्यू वेंचर प्लानिंग जो छोटे मोटे सब्जेक्ट्स है, फिर भी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं मैं ट्राई करूँगा जितना भी नोट सकूँ, बट अभी के लिए इतना ही रहेगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आया है। अगर आपको समझ में आया है तो आप लोग को एक ही काम है, आपके दोस्त को ये वीडियो शेयर करना है, सबको समझना है, ठीक है। आई नो पहले एक था कि हम लोग शेयर नहीं करते थे, कंजूस रहते थे, लेकिन अभी का ज़माना ऐसा है कि शेयरिंग इज केयरिंग। जब आप लोग अपने दोस्त को शेयर करोगे, टॉपिक्स को डिस्कस करोगे, तभी क्या होगा, आपका नॉलेज एनहेंस होगा, ठीक है। बहुत सारी थ्योरी से जहाँ पे बोला गया है 1+1=3, ठीक है, क्योंकि जब हम लोग शेयर करते हैं हम लोग का नॉलेज बढ़ता है, सेम नहीं रहता है, ठीक है। तो यही इसी गुड नोट पे मैं आज का वीडियो एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, लेकिन हर एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, क्यों होता है क्या नहीं, हर एक चीज़ को समझेंगे। तब तक के लिए आप लोग चैनल पे बने रहिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाओ, ठीक है। बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि पढ़ के जाओ। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग अपना कलम, किताब और फ़ोन लेके हाजिर हो जाओगे नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।